हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज कवर अप करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया है कि व्हेन सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, जब अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होती है तो इट्स स्लोप इज, उसकी जो स्लोप है वो कौन से डायरेक्शन में, मतलब वो पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, या फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव या फिर जीरो। तो हमें पता है कि जो सप्लाई कर्व जब अपवर्ड स्लोप मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है तो वो पॉजिटिव होती है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पॉजिटिव है। तो आपको पॉजिटिव वर्ड को लिखकर ही पूरा का पूरा स्टेटमेंट फिर से रीराइट करना होगा। देन नेक्स्ट है एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व शोज। अपवर्ड मूवमेंट जो सेम सप्लाई कर्व पर जो ऊपर का मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे सेम सप्लाई कर्व अपवर्ड मूवमेंट, ये तो हमने है ना एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में स्टडी किया है। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा जो करेक्ट हमारा ऑप्शन है वो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व शोज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, की सप्लाई एक्सपैंड हो रही है। नाउ थर्ड वन, अ राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शोज। जो राइटवर्ड शिफ्ट है सप्लाई कर्व में वो क्या प्रेजेंट करता है, क्या शो करता है, तो वो इंक्रीज इन सप्लाई को प्रेजेंट करता है। राइट साइड में जो मूव करती है जब सप्लाई कर्व, राइट साइड में जब शिफ्ट करती है तो उसको हम इंक्रीज इन सप्लाई बोला जाता है, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पर राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शोज इंक्रीज इन सप्लाई हमको लिखना होगा। देन फोर्थ क्वेश्चन है अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे व्हेन लेस क्वांटिटी इज सप्लाइड ओनली ड्यू टू फॉल इन प्राइस। खाली प्राइस गिरने की वजह से है ना क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोला जाता है। इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं, अदर फैक्टर्स, वो है ना कांस्टेंट रहते हैं एंड जो सप्लाई होता है वो ओनली बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइस वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई फिल कर हमको सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ है कि नेट एडिशन जब शब्द आता है नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू, तो नेट एडिशन है ना मार्जिनल होता है, मार्जिनल एडिशन हो गया वो मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में जब नेट एडिशन किया जाता है तो उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोला जाता है। तो हम नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी इज मार्जिनल रेवेन्यू। आपको आंसर लिखना है मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट आपको रीराइट करना होगा। देन सेकेंड है यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट द कोरिलेशन। तो कंप्लीट द कोरिलेशन में एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई के वजह से, ये किसकी वजह से होता है एक्सपेंशन, तो प्राइस राइजेस होते हैं। जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई किसकी वजह से होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन, जो सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन मतलब सप्लाई सिकुड़ जाना, सप्लाई का सिकुड़ जाना, वो कम हो जाना, तो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्राइस फॉल्स। जब प्राइस गिरते हैं तब वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई टेक्स प्लेस। नाउ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी चाहिए। टोटल रेवेन्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो उसको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे P मल्टीप्लाई बाय Q आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंट कहाँ से मिल रही है, ये जो एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है TR अपॉन TQ, मतलब टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो एवरेज रेवेन्यू के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो टोटल रेवेन्यू के लिए क्या अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो P मल्टीप्लाई बाय Q। देन थर्ड वन, टोटल कॉस्ट है वो है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला दिया है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मतलब TFC प्लस TVC होता है। तो एवरेज कॉस्ट के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो एवरेज कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी लेना है हमको, टोटल कॉस्ट TC अपॉन TQ, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे TC अपॉन TQ। देन नेक्स्ट फोर्थ वन है डिमांड कर्व
डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड मूव करती है, डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड, जबकि सप्लाई कर्व, हमने डिमांड कर्व स्टडी किया है प्रीवियस चैप्टर में कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड मूव करती है, तो सप्लाई कर्व है वो यहाँ पे सप्लाई कर्व अपवर्ड मूव करती है। इससे हमको हिंट मिलता है कि हाँ भाई डिमांड मतलब हमको है ना कर्व कहाँ मूव कर रही है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे डिमांड कर्व डाउनवर्ड में मूव करती है, ये हमको फिल करना है। देन यहाँ पर दिया है डैश चेंज इन सप्लाई, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, वेरिएशन ऑफ सप्लाई, जब वेरिएशन ऑफ सप्लाई का केस है तभी है ना अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। तो चेंज इन सप्लाई के केस में क्या होता है, तो चेंज इन सप्लाई में अदर फैक्टर्स चेंजेस, अदर फैक्टर्स है उनमें चेंजेस होता है, उनमें इंक्रीज एंड डिक्रीज की वजह से है ना चेंजेस टेक्स प्लेस, बिकॉज ऑफ उसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस होता है। जैसे अदर फैक्टर्स बोलेंगे तो क्या टैक्सेशन पॉलिसी होगी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गया, फिर है ना प्राइस इनपुट आउटपुट, ये फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स और स्ट्राइक्स बाय वर्कर, तो ये सब चीजें जो है ना वो अदर फैक्टर्स में आते हैं। तो ड्यू टू द अदर फैक्टर्स चेंज, अदर फैक्टर्स जब चेंज होते हैं तो सप्लाई में चेंज होता है। चेंज इन सप्लाई में चेंज इन सप्लाई जब हम कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं तो जब इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई उसमें होता है तो वो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स चेंज। उसमें है ना प्राइसेस में इंक्रीज डिक्रीज का कोई मतलब नहीं रहता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है। प्राइस क्या रहता है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, इस कंडीशन में प्राइस है ना कांस्टेंट रहता है, किसमें, चेंज इन सप्लाई के केस में। एंड वेरिएशन इन सप्लाई के केस में क्या होता है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं और प्राइस क्या होता है, प्राइस में इंक्रीज एंड डिक्रीज की वजह से वेरिएशन आता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिव वन वर्ड, आपको वन वर्ड देना है, वन वर्ड एक्सप्लेन करना है। तो कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर, कॉस्ट जो हम इनकर्ड मतलब हम खर्चा करते हैं फिक्स फैक्टर पे, जो खर्चा लगता है एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट, उसे फिक्स्ड कॉस्ट बोला जाता है। कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। देन कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट आउटपुट के वजह, पर यूनिट, यहाँ पे ये जो हिंट है ना पर यूनिट मतलब आपको एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है, और ये कॉस्ट वर्ड मतलब आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है। यहाँ पे कॉस्ट वर्ड है तो आपको पर यूनिट क्या निकालना है, तो पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट का कॉस्ट निकालना है, तो उसे एवरेज कॉस्ट हम इसी से हिंट मिल जाती है कि हमको एवरेज कॉस्ट वर्ड लिखना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है कि नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, नेट एडिशन, एक्स्ट्रा एडिशन में क्या, एक्स्ट्रा मतलब मार्जिनल, तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट हमको वर्ड जो यूज करना है, जो टर्म यूज करना है इकोनॉमिक टर्म, वो आएगा मार्जिनल कॉस्ट। देन रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, तो पर यूनिट यहाँ पे फिर देखो पर यूनिट और रेवेन्यू शब्द आया है तो मतलब आपको एवरेज रेवेन्यू, यहाँ पे जो टर्म यूज करना है वो एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि पर यूनिट का मतलब आप समझ लो एवरेज, और रेवेन्यू पूछा है तो एवरेज रेवेन्यू हो गया, पर यूनिट का मतलब है एवरेज, और कॉस्ट है तो मतलब एवरेज कॉस्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको हिंट मिल जाती है, क्वेश्चन में हिंट मिल जाती है। यहाँ पर कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर मतलब फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, एंड यहाँ पर जो नेट एडिशन मतलब एक्स्ट्रा एडिशन, एक्स्ट्रा एडिशन जो किया, नेक्स्ट एडिशन किया, तो यहाँ पर हमको मार्जिनल कॉस्ट लिखना है। आई होप इतने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं, और आपको नोटबुक में है ना ये सारे के सारे लिखने, एटलीस्ट 1-2 बार तो लिखिए ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में, पेपर लिखने में आपको कॉन्सेप्ट क्विकली पता चल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो लिखने हैं। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन का मैंने पूरा का पूरा आपके लिए प्रॉपर वे में है कैसे आपको प्रेजेंट करना है, तो उसका प्रेजेंटेशन रेडी रखा है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन है स्टॉक एंड सप्लाई को लेकर। तो जब आप डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखोगे स्टॉक एंड सप्लाई का, तो सबसे पहले आपको है ना पहला स्टेटमेंट आप ऑलवेज याद रखिए कि आपको जो डिफरेंस आप दिखाओगे स्टेटमेंट्स के बीच में, जो इनके पॉइंट्स के बीच में, तो वो है ना मीनिंग को लेकर आप लिखोगे। तो यहाँ पे स्टॉक का मतलब क्या होता है वो लिखेंगे। तो स्टॉक रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल विद प्रोड्यूसर फॉर सेल, मतलब है ना टोटल जो क्वांटिटी है ना,
कमोडिटी की मतलब गुड्स की जो क्वांटिटी प्रोड्यूसर के पास होती है, अवेलेबल होती है उसके पास बेचने के लिए, उसे स्टॉक बोला जाता है। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई होता है, सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई क्या है? तो सप्लाई है ना स्टॉक का पार्ट है, विच द सेलर इज विलिंग टू ऑफर, जिसे है ना सेलर है ना बेचना चाहता है, इज विलिंग टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन प्राइस वो बेचना चाहता है। नाउ सेकेंड पॉइंट है स्टॉक क्या है? तो स्टॉक इज द आउटकम ऑफ प्रोडक्शन, इसे आउटकम बोला जाता है, इट इज आउटकम ऑफ प्रोडक्शन। जबकि सप्लाई क्या है? सप्लाई इज डिराइव्ड आउट ऑफ स्टॉक। सप्लाई कहां से आता है? तो सप्लाई है ना स्टॉक का पार्ट है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्टॉक। देन स्टॉक इज जनरली मोर देन सप्लाई। हाँ, जो स्टॉक अवेलेबल होता है, देखो स्टॉक अगर ज्यादा है तो है ना सप्लाई हो सकता है, अगर स्टॉक है ही नहीं है तो सप्लाई उससे ज्यादा हो नहीं सकता है। तो स्टॉक है ना वो जनरली मोर देन सप्लाई होता है, सप्लाई से ज्यादा ही होता है। एंड सप्लाई क्या है? सप्लाई ये है ना लेस भी हो सकता है स्टॉक से और ये इक्वल टू भी हो सकता है स्टॉक के। तो सप्लाई कैन बी लेस और इक्वल टू स्टॉक, ये लेस भी हो सकता है और ये स्टॉक से इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ये स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता है सप्लाई, क्योंकि सप्लाई तो है ना स्टॉक का पार्ट होता है, हिस्सा होता है। हाउएवर इट कैन नॉट एक्सीड स्टॉक, तो ये स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता। नाउ स्टॉक क्या है? तो इट इज अ फंड, ये है ना इज अ फंड और रिजर्वोयर है, मतलब जमा करके रखते हैं। एंड अ स्टैटिक, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, मतलब इन इलास्टिक कॉन्सेप्ट है। एंड वेयर एज जो सप्लाई है वो क्या है? इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्राइस, ये है ना प्राइस के हिसाब से इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ये इलास्टिक कॉन्सेप्ट है। ये इलास्टिक कॉन्सेप्ट हो गया। देन सेकेंड, आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे मूव करती हूँ। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या है? तो पहले मीनिंग लिखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप है ना ऑलवेज पहले मीनिंग दे दीजिए डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए। फर्स्ट जो आपका डिफरेंस लिखेंगे आप वो मीनिंग दे दीजिए। तो व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइजेस ओनली ड्यू टू राइज इन प्राइस, खाली प्राइस की वजह से जब सप्लाई कमोडिटी की बढ़ती है, ओनली ड्यू टू प्राइस बढ़ती है, तो उसे ऑफ द कमोडिटी, देन इट इज सेड टू बी एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, तो उसे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कहा जाता है। एंड इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है? व्हेन मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड, जब ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई होती है एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई होती है, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन सप्लाई, उसे इंक्रीज इन सप्लाई बोला जाता है। इसमें जो इंक्रीज इन सप्लाई होता है वो ड्यू टू द अदर फैक्टर्स में चेंजेस की वजह से होता है। नाउ एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई इज अ केस ऑफ, ये क्या है? ये केस है, किसका केस है? तो इज अ केस ऑफ वेरिएशन इन सप्लाई, ये वेरिएशन सप्लाई का केस है। वेरिएशन सप्लाई में, वेरिएशन इन सप्लाई में हमने दो केस स्टडी किए, एक हमने एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई जो हम अभी कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई भी हमने किया है। तो दो उसके वेरिएशन इन सप्लाई के दो केस है। तो ये एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई क्या है? ये वेरिएशन इन सप्लाई का केस है। एंड वेरेज ये जो इंक्रीज इन सप्लाई है, ये इंक्रीज इन सप्लाई इज अ केस ऑफ चेंजेस इन सप्लाई। चेंजेस इन सप्लाई किसके वजह से होता है? तो चेंजेस इन सप्लाई is when other factors changes and price remains constant, प्राइस कांस्टेंट रहता है जबकि अदर फैक्टर्स है वो क्या होते हैं? वो चेंज होते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज इन सप्लाई ये है, ये किसकी वजह से? क्या चेंजेस इन सप्लाई का ये केस है। इंक्रीज इन सप्लाई इज अ केस ऑफ चेंजेस इन सप्लाई। नाउ थर्ड वन, इट इज शोन बाय एन अपवर्ड मूवमेंट। ये जो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई होता है वो सेम सप्लाई कर्व पर अपवर्ड साइड में मूव करता है। तो इट इज शोन बाय एन अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व, जबकि ये इंक्रीज इन सप्लाई है, ये इट इज शोन बाय अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में शिफ्ट की वजह से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में सप्लाई कर्व शिफ्ट का मूवमेंट इसमें आता है। इंक्रीज इन सप्लाई में लेफ्ट से राइट में मूव करता है ये। तो अब आप में क्या एक मीनिंग का पॉइंट दो, इनमें से कोई भी एक पॉइंट दे सकते हो। आपको चाहिए तो आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आप दे सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो अगर आपने डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए। हाँ, मिले ये 1 मार्क के लिए ही रहेगा आपका डिफरेंस, क्योंकि 2 मार्क के लिए आता है एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। तो मतलब 1 मार्क आपको मिलेगा मीनिंग लिखने पर और दूसरा मार्क आपको मिलेगा आप ये जो दिखाओगे, आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन जो दिखाओगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर दिखा रहे हो तो उसके सामने करेक्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। दोनों भी पॉइंट है ना करेक्ट होने चाहिए। नाउ एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का डायग्राम हमने ये
क्वांटिटी सप्लाइड देन प्राइस। फिर आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी की सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है और ये ना अपवर्ड मूव कर रहे हैं ऑन द सेम सप्लाई कर्व, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई के केस में। और यहाँ पर ये जो MN है ये एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई है। नाउ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है कि जो ओरिजिनल सप्लाई कर्व है उसके राइट हैंड साइड में मूव करती है नई जो सप्लाई कर्व, न्यू सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है ड्यू टू अदर फैक्टर्स है ना, यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन सप्लाई टेक्स प्लेस। नाउ थर्ड जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अभी पहला पॉइंट मीनिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई रिफर्स टू अ फॉल इन द क्वांटिटी, क्वांटिटी में गिरावट आ जाना, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ जाना, कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, क्वांटिटी सप्लाइड ओनली ड्यू टू फॉल इन प्राइस, भाव की गिरने से। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है, ये वेरिएशन इन सप्लाई का केस है। तो वेरिएशन इन सप्लाई जो है वो किसके वजह से होता है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस एंड इंक्रीज इन प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस गिर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एंड डिक्रीज इन सप्लाई है वो किसकी वजह से अक्कर होता है, तो डिक्रीज इन सप्लाई अक्कर्स व्हेन लेस क्वांटिटी सप्लाइड, लेस क्वांटिटी सप्लाई होती है एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस पर है ना क्वांटिटी लेस सप्लाई होती है, तो वो होता है डिक्रीज इन सप्लाई। अभी कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई किसका केस है, जैसे मैंने कहा वेरिएशन ऑफ सप्लाई का केस है, इज अ केस ऑफ वेरिएशन इन सप्लाई, वेरिएशन ऑफ सप्लाई। एंड डिक्रीज इन सप्लाई इज अ केस ऑफ चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई का अदर फैक्टर्स में जो चेंजेस आता है उसके वजह से सप्लाई में इंक्रीज एंड डिक्रीज आता है। देन ये जो कॉन्ट्रैक्शन वाला है, कॉन्ट्रैक्शन इज शोन बाय अ डाउनवर्ड मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि है ना सेम सप्लाई कर्व पर जो सप्लाई कर्व का मूवमेंट है वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट आता है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व, आगे हम इस डायग्राम में हम देखने वाले हैं सप्लाई कर्व। एंड डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है कि डिक्रीज इन सप्लाई इट इज शोन बाय अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। इसमें जो सप्लाई कर्व होती है वो शिफ्ट होती है राइट टू लेफ्ट में, मतलब राइट साइड से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करती है। तो यहाँ पर प्राइस है वो तो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन जो सप्लाई है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो फोर्थ पॉइंट है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, SS इज इक्वल्स टू सप्लाई। यहाँ पे ये डायग्राम है, यहाँ पे आप देखोगे कि क्वांटिटी है ना वो डिक्रीज हो गई है ड्यू टू यहाँ पर फॉल इन प्राइस, फॉल इन प्राइस, भाव गिर गए माल के तो है ना क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हो गया है। और यहाँ पे डिक्रीज इन सप्लाई में ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व है एंड ओरिजिनल सप्लाई कर्व के लेफ्ट साइड में मूव कर रही है S2 ये है ना न्यू सप्लाई कर्व है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व है एंड ये डिक्रीज इन सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपको आपका आंसर रिप्रेजेंट करना है। नाउ फोर्थ वन, यहाँ पे टोटल 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन है, तो ये लास्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन, और बाकी का जो आगे के जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है टू एवरेज इनकम, रिफर्स टू एवरेज इनकम अर्न पर यूनिट ऑफ अ सोल्ड कमोडिटी। जो कमोडिटी बेची जाती है, सोल्ड कमोडिटी बेची जाती है, उसके पीछे जो पर यूनिट एवरेज इनकम अर्न होती है उसे एवरेज रेवेन्यू बोला जाता है, एवरेज रेवेन्यू बोला जाता है। नाउ एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो एवरेज कॉस्ट रिफर्स टू पर यूनिट ऑफ कॉस्ट, पर यूनिट हर एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पीछे जो खर्चा लगता है पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस के पीछे जो, उसे एवरेज कॉस्ट बोला जाता है। नाउ एवरेज इट इज ऑब्टेन बाय, हम एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एवरेज कॉस्ट इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को जब हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से, तो हमें है ना एवरेज रेवेन्यू मिलेगी। और एवरेज कॉस्ट में इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे जब टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस है तो हमें एवरेज कॉस्ट मिलेगा। नाउ सिंबॉलिकली इसका हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सिंबॉलिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू
अपॉन टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो आप TR अपॉन TQ करके भी आप याद कर सकते हो, AR इज इक्वल्स टू TR अपॉन TQ। एंड लेकिन फिर आपको बताना पड़ेगा कि AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, TR मीन्स टोटल रेवेन्यू एंड TQ मतलब टोटल क्वांटिटी। सिंबॉलिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू TC अपॉन TQ, तो टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस। देन फोर्थ जो इसका पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट वो है नॉर्मली ये जो नॉर्मली एवरेज रेवेन्यू है, नॉर्मली एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ कमोडिटी विल ऑलवेज बी मोर देन, एवरेज रेवेन्यू कभी भी ज्यादा होगी एवरेज कॉस्ट से नॉर्मली, क्योंकि बिजनेस में भाई रेवेन्यू ज्यादा होनी जरूरी है, क्योंकि है ना बंदा जो है बिजनेसमैन है वो अपना प्रॉफिट ऐड करके सेल करेगा, राइट, रेवेन्यू उसको तो अर्न करना है ना। तो यहाँ पे नॉर्मली ये है ना एवरेज रेवेन्यू वो है ना कमोडिटी, एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ कमोडिटी विल ऑलवेज बी मोर देन इट्स एवरेज कॉस्ट, एंड नॉर्मली ये जो एवरेज कॉस्ट होती है विल ऑलवेज बी लेस देन इट्स एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू से कम होगी। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, तो आपको इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और इन सब नोट्स को आप नोट डाउन कीजिए अपनी बुक में, हार्ड कॉपी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए एग्जाम्स के टाइम पे क्विक रिविजन के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।